ईरान और इसराइल के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। 13 तारीख को सुबह के वक्त 3:30 बजे जिस वक्त इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए, उसके बाद से ये जंग अभी मुस्तकिल जारी है। और जो हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं बिल्कुल सीधी तस्वीरें हैं। ईरान ने अभी इस वक्त हमला किया है इसराइल के ऊपर, और जो जानकारी मीडिया से हासिल हो रही है 600 मिसाइल फायर किए गए हैं ईरान की तरफ से। अब चूँकि ये जंग एक पहले से ही समझ में आ रहा था ये जंग होगी, उसकी बहुत सारी वजह हैं। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जिस वक्त हमला हुआ था इसराइल के ऊपर फ़लस्तीन के ग्रुप की तरफ से, उसके बाद इसराइल ने एक बड़ी जंग शुरू की फ़लस्तीन के लोगों के ख़िलाफ़, और वो जंग अभी तक जारी है। 2 बरस होने को हैं। 2 बरस में इसराइल ने तकरीबन 1.5 लाख फ़लस्तीनी लोगों को शहीद कर दिया, जिसमें मर्द, औरत, बच्चे सभी शामिल हैं, और 2.5 लाख और 3 लाख से ज़्यादा वो ज़ख्मी हुए हैं। दुनिया भर के तमाम मुल्कों ने, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो UN हो या आपका OIC है, यूरोपियन यूनियन है, सभी ने इसराइल को सीज़ फायर के लिए बोला, लेकिन कोई सीज़ फायर नहीं हो सका। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बार बार इस तरह की बातें होती थी, अब ये सीज़ फायर होने वाला है, और वो कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप के आने से पहले ट्रंप जो चुनाव जीते, उसमें एक अहम मुद्दा ये था कि मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद दुनिया में जो जंगें जारी हैं वो जंगें रुकवा दूंगा। लेकिन ट्रंप के आने के बाद कोई जंग नहीं रुकी, बल्कि उनकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। अब चूँकि ये जंग ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल को करना थी, तो उसने ये जंग शुरू कर दी है। हम आपको थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री बताएंगे। ईरान की तरफ से गलतियाँ हुई हैं कई सारी, और ईरान ने उन गलतियों को छिपाने की कोशिश की। उन पर फौरी तौर पर ऐसा अमल नहीं किया कि उनको सही किया जाए या करेक्ट किया जाए। इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट थे। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी के साथ 5 और टॉप ऑफिशियल्स ईरान के मारे गए। ईरान की तरफ से कहा गया कि ये ख़राब वेदर की वजह से, मौसम की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। ये हम अपनी पहली रिपोर्टों में बता चुके हैं, वो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। इसराइल ने इनकी जो हत्या की थी इब्राहिम रईसी की, वो वॉकी टॉकी और पेजर ब्लास्ट के ज़रिए की थी। ठीक इसी तरह से स्टेट गेस्ट थे इस्माइल हनिया, हमास के प्रेसिडेंट थे, और वो ईरान की राजधानी तेहरान में थे। तेहरान में उनकी हत्या हो जाती है, और उसका कोई पता नहीं चलता है वो कैसे हुई। जबकि जो जानकारियाँ हैं वो कुछ इस तरह की है कि 3 महीने पहले जहाँ इस्माइल हनिया जाकर के ठहरा करते थे, वहाँ पर IED या जो भी एक्सप्लोसिव था वो छिपा दिया गया था। अब यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है ईरान की, वो टोटल फेल साबित होती है कि एक इतने हाई प्रोफाइल शख्स को, जिसकी जान का बहुत अहमियत थी, उसको आप एक ही जगह पर बार बार ठहराते थे। इस्माइल हनिया की हत्या के बाद हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह के चीफ, जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती थी वो कहाँ पर हैं, उनकी हत्या हुई। और उसमें ईरान के IRGC के कमांडर ने मुखबिरी की थी। ऐसी जानकारियाँ फिर बाद में आगे चल के मीडिया के ज़रिए सामने आई। हसन नसरुल्लाह का हत्या होना ईरान के लिए सबसे बड़ा धचका था, जिसके बाद ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और जो जंग चल रही है हमास के साथ इसराइल की, उसमें भी हमास को काफ़ी नुकसान उठाने पड़े। हमास के तमाम जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, उनकी हत्या इसराइल ने की, और उनके इनपुट उनको ईरान के अंदर से मिलते थे। आखिर में जाकर के याह्या सिनवार की भी हत्या हो जाती है।
तो ये तमाम कुछ चलता रहा और ईरान बिल्कुल इस तरह से जैसे उसे इन बातों की जानकारी नहीं है कि उसके अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर इसराइल ने एक नया इसराइल बसाया हुआ है और वहाँ से उसको तमाम उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अब जब 13 जून की सुबह को इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो वो इतना ज़्यादा मैनेज्ड हमला था, पूरी कामयाबी इसराइल को हासिल हुई, जिसमें उसने ईरान की फ़ौज को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। आप देखें कि इसराइल पहले से ही तेहरान के अंदर मौजूद था, इसराइल की एजेंसी, वहीं उन्होंने ड्रोन छिपाए हुए थे और ऑपरेशन के वक्त उन ड्रोन्स को टारगेट फिक्स करके जिसको जहां हत्या करनी है उस जगह पर उन्होंने फायर किए और 100% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। इन हमलों में ईरान के सेना के तमाम बड़े अधिकारी मारे गए। एक तरह से पूरी सेना का जो सर कलम कर देना कहना चाहिए, ईरान की सेना का सर कलम कर दिया इसराइल ने। 5 या 6 जो बड़े साइंसदान हैं ईरान के, वो भी इस हमले में मारे गए। कुल मिलाकर के अगर इसराइल के पास सटीक जानकारी रही होती ईरान के प्रेसिडेंट और टॉप लीडर, सर्वोच्च नेता अली खमेनी के बारे में, तो मुमकिन है वो इनको भी टारगेट करता। ये बहुत बड़े हमले थे और ईरान का जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है पहले हमले में वो पूरी तरह नाकाम साबित हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आजकल जो जंग है वो सीधे हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि उसके लिए दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वगैरह तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितना भी डिफेंस सिस्टम था वो नाकाम साबित हुआ, नाकारा साबित हुआ। कोई भी अपने स्टार्ट ही नहीं हुए, वो फायर करने की सलाहियत उनकी नहीं रही थी, क्योंकि उनको जैम कर दिया था इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने या उनके वैज्ञानिकों ने। बाद में ईरान की तरफ से बीती रात एक जवाबी कार्रवाई हुई इसराइल के ख़िलाफ़। वो बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई थी। 300 मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने फायर किए। इसराइल के अंदर भारी तबाही हुई है उससे और मरने वालों की भी तादाद काफ़ी बताई जाती है, जबकि इस वक्त इसराइल में पूरी तरह इंफॉर्मेशन को बैन कर दिया गया है, इंटरनेट को बैन कर दिया गया है, वहाँ से कोई भी जानकारी बाहर नहीं जा सकती है। अब यहाँ जो मीडिया में हम खबरें देख रहे हैं, वो जो खबरें आ रही हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि ईरान में रिजिम चेंज करने का इसराइल का टारगेट है और ईरान के मिलिट्री को कमज़ोर करना और ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रोक देना। अब ये तो बिल्कुल तय माना जाए कि इसके बाद ईरान अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम नहीं रोकेगा, वो जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेगा और शायद वो मुकम्मल भी है। ईरान की तरफ से अभी इस पर ऐलान नहीं किए गए, वो स्ट्रेटेजिकल चीज़ें होती हैं। यहाँ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कल हुए हमले की तस्वीरें हैं, जो ये मिसाइल्स हैं वो आकर के तेल अवीव पर ये गिर रहे हैं। ईरान के साथ वो अकेला है, तनहा है। दुनिया की तरफ से इसराइल के हमलों को कंडेम किया गया, लेकिन इसराइल के साथ खड़ा हुआ अमेरिका, दुनिया की सुपर पावर है। डोनाल्ड ट्रंप का बैन आ चुका है और ट्रंप ने पूरी तरह से, एक तरह से कहना चाहिए, खुला समर्थन इसराइल को दिया है और इसराइल की अपनी कोई हैसियत है भी नहीं। ईरान के साथ कोई मुल्क ऐसा है नहीं, चाइना या रशिया खुद अपनी जंग में फंसा हुआ है और वो बहुत भयानक जंग चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था ये जंगों का समय नहीं है। न जाने उनको कौन ऐसी डिक्टेशन देता है या ऐसे बातें बता देता है कि वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने या बड़े मंच पर भी ऐसी बातें बोल देते हैं। ये जंगों का समय है, दुनिया में भयानक जंगें चल रही हैं और तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया जंगों में ऐसा फंसी हुई है। हम अगर देखें यूक्रेन और रशिया की जंग, 24 फरवरी 2022 को ये जंग शुरू हुई थी
जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमले किए थे, और वो जंग 3.5 बरस बीत जाने के बाद अभी भी जारी है। एक तरफ रूस है और रूस के जो अपने दोस्त मुल्क हैं जिसमें चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, ये मुल्क शामिल हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ 32 मुल्क हैं नेटो के, साथ ही तकरीबन कुल जो मुल्क हैं वो 82 मुल्क हैं जो यूक्रेन के साथ हैं। नेटो के मुल्कों के अलावा तो जो कुल संख्या बैठती है वो 82 बैठती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने बड़े पैमाने पर दुनिया में जंगें चल रही हैं। मिडिल ईस्ट की जो जंग है उसमें पूरा मिडिल ईस्ट जंग में फंसा हुआ है। इसराइल के साथ अमेरिका और यूरोप के कई सारे मुल्क। देखिए, यूरोप की आवाम इसराइल के ख़िलाफ़ रही गाज़ा की जंग के दौरान, लेकिन यूरोप की जो हुकूमतें हैं, सरकारें हैं, वो बयान वक्त वक्त पर इसराइल के ख़िलाफ़ उन्होंने दिए कुछ मुल्कों ने, लेकिन कार्रवाई कोई ऐसी नहीं की जो इसराइल को रोका जा सके। UN सिक्योरिटी काउंसिल हो, OIC हो, यूरोपियन यूनियन हो, सभी से इसराइल को फटकारें खूब लगी, लेकिन कोई भी सीज फायर नहीं करा सका। अब जो हम दुनिया में ये एक नैरेटिव या ऐसा कुछ सुनते हैं कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ जंग, तो ये जो जंग है ये अपनी सूरत की जंगें हैं, जिसमें फ़ायदा नज़र आता है वो अपने हिसाब से जंगें शुरू कर देता है। और जब तक जिस ग्रुप को चाहते हैं वो आतंकवादी कह करके आतंकवादी के हिस्से से इस्तेमाल करते हैं, और जब चाहते हैं फिर उसके ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर देते हैं। दुनिया में कोई किसी तरह का आतंकवाद नहीं है। जो भी आतंकवाद है वो है ताकतवर मुल्कों का। वही ताकतवर मुल्क दुनिया के दूसरे कमज़ोर मुल्कों को दबा करके, धौंसा करके अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, और छोटे या जो कमज़ोर मुल्क हैं वो उनको फॉलो करते हैं और उन्हीं की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। उनकी लीडरशिप भी वैसी भाषा बोलती है। अब जो ईरान के साथ ये जंग शुरू हुई है इसराइल की, ये चलेगी कई दिन, और अगर इसमें अमेरिका की तरफ से किसी तरह का दखल नहीं दिया गया। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान की जंग 3.5 दिन बाद रुकवा दी थी। वो एक हल्की सी झड़प हुई थी, कोई जंग भी नहीं थी, लेकिन ये तो फुल फ्लैश्ड एक वॉर है जिसमें 200 से ज़्यादा फाइटर जेट्स इसराइल के कार्रवाई में शामिल हुए पहली बार, और फिर बाद में दोनों तरफ से मुस्तकिल एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस वक्त भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ईरान की तरफ से इसराइल पर हमले हुए हैं और इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं। अभी हैफा से खबर आ रही है, बिल्कुल अभी जिस वक्त हम ये बातचीत आपसे कर रहे हैं, हैफा से धुआं उठ रहा है, और हैफा एक पोर्ट है, और डिमोना जो न्यूक्लियर साइट है इसराइल की, वहाँ पर बड़े ब्लास्ट की खबरें आ रही है, जानकारी हासिल हो रही है मीडिया में। ये जंग चलती रहेगी। वहीं अनकन्फर्म हम आपको बता दें, ईरानियन जो सोर्सेस हैं उन्होंने ये खबर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की हुई है कि 73 इंडियंस अरेस्टेड इन ईरान। 73 भारतीयों को ईरान में गिरफ्तार किया गया है इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में। इसकी हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये खबर क्योंकि एक्स पर मौजूद है, आगे चल के इसके बारे में जैसा भी होगा तो हम बताने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये जंग जो शुरू हुई है ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की कोशिश थी, क्योंकि जैसे ही गाज़ा की जंग अगर रुक जाती, अभी गाज़ा में इस हमास के पास इसराइल के 78 बंधक या कैदी मौजूद हैं। उन्हें बचाने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए नेतन्याहू ने कभी कोई कोशिश नहीं की। उसकी कोशिश जंग के दौरान भी ये रही कि किसी भी तरह से ये लोग या तो मारे जाएं, किसी भी तरह से ये मारे जाएं, ताकि इनको छुड़ाने का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाए और जंग चलती रहे, लंबी चलती रहे, और ईरान को हम इस जंग में घसीट लें। तो वहाँ क्योंकि अगर जंग रुक जाती है गाज़ा में तो नेतन्याहू को जेल जाना पड़ेगा। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं। अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ही उसकी हुकूमत गिरते गिरते बची है, और उसने फ़ौरन ये ईरान पर हमला कर दिया, क्योंकि वो इंगेज रखना चाहता है और डाइवर्ट करना चाहता है पूरे इशू को
जंग अगर नहीं होगी तो नेतन्याहू को गिरफ्तार होना पड़ेगा, उसकी वाइफ को गिरफ्तार होना पड़ेगा, दोनों को जेल जाना पड़ेगा। नेतन्याहू के खिलाफ बेहद गुस्सा है इसराइल की अवाम में, और वो नेतन्याहू को चाहते हैं कि इसके खिलाफ अदालती कार्रवाई हो और फैसला अदालत से आए जल्दी से जल्दी, लेकिन नेतन्याहू की तरफ से उस फैसले को नहीं आने दिया जाता है। ईरान एक बहुत ताकतवर मुल्क न सही, लेकिन एक मुल्क है, वो हमास, हिजबुल्लाह या हूती नहीं है। ये एक रिपब्लिक है और दुनिया की एक पुरानी सभ्यता है। ईरान के पास अपना एक अच्छा मजबूत सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, मिलिट्री है। तो ईरान की मिलिट्री को ख़त्म कर देना, ईरान को तोड़ देना, ईरान जोग्राफिकली बहुत बड़ा मुल्क है। इसराइल तो बहुत ही छोटा है, भारत के केरल राज्य से 3 गुना छोटा है इसराइल, और वहाँ की आबादी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। अब ईरान को हाँ आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह की चीज़ें होती रहीं वो ईरान की नाकामी साबित करती हैं कि आप अपनी इंटेलिजेंस को बिल्कुल भी किसी तरह से कोई पता ही नहीं लगा पाए कि ये हो क्या रहा है। इसराइल ईरान के अंदर बैठ करके बड़े बड़े ऑपरेशन करता रहा, मोसाद वहाँ से सारे काम करते रहे और ईरान को नहीं जानकारी है, तो फिर जो इंटेलिजेंस है उस पर सवाल खड़े होंगे। कल जो कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई इसराइल के अंदर, उसमें इसराइल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ कुछ जो आप फुटेज देख रहे हैं ये उस नुकसान की फुटेज है। बहुत तबाही हुई है, लेकिन इस तबाही से किसी तरह का हल नहीं है कोई भी। और इसराइल जैसे जो मुल्क हैं वो टेररिस्ट नेचर के हैं, ये बिल्कुल लड़ाकू झगड़ालू जैसे समाज में गुंडे होते हैं। एक इंसान मेहनत करके खाता कमाता है और वो तरक्की करता है, एक वो होते हैं जो दूसरों का छीन झपट करके और खुश होकर के बैठते हैं और खुशी से खाते पीते हैं। तो इसराइल उन्हीं गुंडों में से एक गुंडा है जो दूसरों से छीन झपट करके हासिल करके मुफ्त में। और जो मुल्क, जो लीडर आतंकवाद की बात करते हैं उनको ये तमाम चीज़ें देखना चाहिए कि 2 पैमाने नहीं हो सकते, लेकिन 2 पैमाने This is Xinhua News. Iran's air defense has downed 2 Israeli Lockheed Martin F-35 Lightning II fighter jets, as well as a large number of micro-aerial vehicles, capturing a female Israeli pilot, the semi-official Tasnim news agency reported. The Iranian army has not officially confirmed the report. The Israel Defense Forces rejected the report. In a statement, IDF Arabic language spokesman Avihai Edrei called the allegations completely baseless. The statements come amid heightened tensions following Israel's large-scale strikes on Iranian military and nuclear facilities, which have raised fears of broader regional escalation. Over the past 24 hours, Zionist propagandists online claimed that Israel had air superiority over Iran, which is a complete lie, because if you actually look at where Israel is flying their planes, it's not over Iran, because if they did, they would get shot down. In fact, Israel has been launching their attacks on Iran last night over Iraqi airspace and Syrian airspace. And guess what happened not too long ago? Israel was in the midst of yet another barrage of attacks on Iran just shortly before Iran began launching their missile barrages at Tel Aviv. And at least one, maybe 2 of the Israeli fighter jets that were nearby Iranian airspace got knocked out of the sky.
Apparently, according to Iranian media and the Iranian military and political leadership, at least one of those Israeli fighter jet pilots was taken as a hostage. So we'll know a lot more soon, but what we know for certain right now is that Israel definitely does not have air superiority over Iran.